हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। मगध साम्राज्य का उत्थान या उत्कर्ष। इसके अंतर्गत हम हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में किसी प्रकार का राजनीतिक एकता विद्यमान नहीं थी। ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसके अधीन सारे राज्य आते हों। अपितु भारत अनेक छोटे बड़े महाजनपदों, जनपदों, राज्यों में विभाजित था। किंतु मगध के जो महत्वाकांक्षी प्रतापी शासकों ने इन सभी छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर के भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मगध के शासकों ने सर्वप्रथम अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का, राष्ट्रीय प्रवृत्ति का परिचय दिया और मौर्य काल तक मगध साम्राज्य अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। लेकिन संपूर्ण श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया जा सकता या मौर्य वंश को नहीं दिया सकता। उससे पहले, उस मौर्य वंश से पहले अनेक शासकों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। तो कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और एक प्रकार से मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। तो सबसे पहले आता है कि मगध की भौगोलिक स्थिति कैसी थी जब मगध का राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में मगध दक्षिण बिहार में पटना तथा गया के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे उनमें स्थित था। यानी इसमें केवल कितना था? पटना तथा गया ये क्षेत्र थे। इसके उत्तर तथा पश्चिम में क्रमशः सोन तथा गंगा नदियाँ थीं। 2 नदियाँ थीं, गंगा और सोन। तथा पूरब की ओर कौन सी नदी थी? चंपा नदी थी, जो इसे अंग से अलग करती थी। जो अंग महाजनपद था उन दोनों के बीच में यह चंपा नदी बहती थी। मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है, सबसे पहली राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। यह राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियाँ थी जिनसे घिरी हुई थी और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। यानी गिरिब्रज से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया और धीरे धीरे फिर मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और एक प्रकार से मगध का इतिहास ही संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। तो जो मगध का उत्कर्ष हुआ था उनमें हर्यक वंश से तो हम पढ़ते ही हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर बाद में मौर्य वंश, इन चारों का प्रमुख योगदान रहा था। लेकिन उससे पहले हम मगध के आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध साहित्य, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मगध क्षेत्र का, जब भारत में मगध आर्य लोग आए थे और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था, तो मगध का पूरी तरह से आर्यकरण नहीं हो पाया था। पूर्वी भारत में अधिकांश जनपदों में आर्य लोग शासन करते थे, किंतु इस मगध का आर्यकरण नहीं हो पाया था। अतएव आर्य जाति पर जो सामाजिक प्रतिबंध लागू होते थे उससे मगध के निवासी पूरी तरह से मुक्त थे। यहाँ के निवासी वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणी अनुष्ठान के अनुयायी नहीं थे, अपितु इस क्षेत्र पर बौद्ध मत का अधिक प्रभाव था। बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में मगध के आर्यावर्त की सीमा से बाहर स्थित होने का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अंग, मगध, बंग आदि की यात्रा से लौटने पर पुनः संस्कार करके शुद्ध होने का उल्लेख आया है। तो स्पष्ट है कि मगध आदि पूर्वी क्षेत्र में वैदिक धर्म एवं परंपराओं को यथावत स्वीकार नहीं किया गया था। यानी कि इसमें यहाँ पर आर्य और अनार्य दोनों ही संस्कृतियों का सम्मिश्रण था। इसको अनार्य की दृष्टि से देखा जाता था। अब आता है कि सबसे प्राचीनतम यहाँ का वंश कौन है? महाभारत और पुराणों में उनके अनुसार मगध का जो प्राचीनतम राजवंश है उसको बृहद्रथ बताया गया है, जिसमें बृहद्रथ और जरासंध 2 प्रसिद्ध राजा हुए थे। बृहद्रथ ने गिरिब्रज को राजधानी बनाया था और
मगध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसी के नाम पर ही यह कौन सा वंश कहलाया, बृहदत्त राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये इन दो प्रमुख राजाओं का उल्लेख मिलता है। और फिर उसके बाद कहा गया है बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार कि भारतरथ वंश के बाद जो अगला वंश आया था वो हर्यक वंश था और उसका संस्थापक बिंबिसार था और वह बुद्ध का समकालीन था। यहीं से ही हमें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कहानी प्रारंभ होती है। मगध के शासकों ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया अपितु भारत को एकता में के सूत्र में बांधने का भी सर्वप्रथम सफल प्रयास किया गया और यहीं से हम मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में तब्दील होते हुए देखते हैं। तो अब यह आता है कि जो मगध एक छोटा सा महाजनपद था, उसके समकालीन अन्य और महाजनपद थे मगध, कौशल, बस्ती, अवंती, जो इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी मगध ने इन सबको परास्त किया और अपने में समाहित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो आखिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो सबसे पहला आता है भौगोलिक स्थिति। सबसे पहला कौन सा आता है? भौगोलिक स्थिति। कि मगध साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत अनुकूल थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ उस समय 4 राजवंश थे, मगध, कौशल, बस और अवंती, और चारों में केवल मगध का ही उत्कर्ष हुआ, बाकी का इतना नहीं हुआ। तो सबसे पहला कारण क्या बताया मैंने आपको? भौगोलिक स्थिति। कि मगध एक तो पहले गंगा और सोन नदी के किनारे था, एक तरफ चंपा नदी और थी पूर्व में, तो 3 तरफ तो इसकी नदियाँ थी। उसके अलावा इसकी जो इस भौगोलिक स्थिति थी वो उसको सुरक्षा प्रदान करती थी, क्योंकि मगध उत्तर भारत के तटवर्ती मैदानों के ऊपरी तथा निचली भागों के मध्य स्थित होने के कारण अधिक सुरक्षित था। मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी, वो चारों ओर पहाड़ियों से सुरक्षित थी। 5 पहाड़ियाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और 5 पहाड़ियाँ थी बैराहा, वराहा, वृषभ, ऋषगिरी और चैतक्य। तो इन 5 से घिरे होने के कारण यह एक अगम्य दुर्ग के समान था। मगध की भारत के मध्य की स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। तो ये इस कारण से मगध पर आक्रमण करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो ये इसके यहाँ तक जो शत्रु हैं वो मुश्किल से ही पहुँच पाते थे, अत्यंत कठिन था। दूसरा है लोगों के व्यवहार में लचीलापन। मगध राष्ट्र की प्रमुख विशेषता यह थी कि वहाँ के लोगों के व्यवहार में एक प्रकार का लचीलापन था। यह गुण हमें सरस्वती व द्रुति के जो तटवर्ती लोग हैं उनके लोगों में नहीं था। यहाँ के लोग परिवर्तन को बहुत ज़्यादा स्वीकार करते थे। यहाँ के जो गंगा नदी के कारण होने के कारण यहाँ, क्योंकि जो नदियों के कारण किनारे पर था, तो व्यापार में भी वृद्धि हुई। तो व्यापार के लिए लोग एक दूसरे जगह जाते थे। इस कारण से आर्य और अनार्य जातियों का सम्मिश्रण हुआ, नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने लोगों के मन में नई चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न की। मगध की जो प्रजा थी उसकी विशेषता थी कि वे अपने शासकों को सर्वस्व अर्पित कर देती थी। यहाँ के जो लोग थे वो स्वतंत्र चिंतन और अन्वेषण के प्रेमी भी थे, उद्यमी थे, उत्साही थे और हर क्षेत्र में नवीनता के पोषक थे और धन धान्य से परिपूर्ण था। इस कारण से यहाँ पर परिवर्तन को ज़्यादा स्वीकार करने के कारण यहाँ पर ज़्यादा लोगों में उन्नति की भावना पैदा हुई। तीसरा है हाथियों की अधिकता। यहाँ पर जो प्राचीन काल में हाथी सेना के विशेष अंग माने जाते थे और मगध में सम्मिलित किए जाने से हाथी यहाँ पर विशेष रूप से उपलब्ध थे। घने जंगल थे और यहाँ की बड़ी संख्या में विशेष रूप से जब अंग को इसमें सम्मिलित कर लिया गया तो हाथी बड़ी संख्या में उपलब्ध होने लगे। तो उससे क्या हुआ कि उनकी सेना की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। इसके अतिरिक्त यहाँ के आसपास मगध का जो आसपास का क्षेत्र था, निकटवर्ती क्षेत्र था, वहाँ पर
लोहे की खानें अधिक थीं। लोहे की खानें उपलब्ध होने से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाकर आर्यों ने दुर्गम जंगलों को साफ किया यहाँ के मगध के लोगों ने, और नए नए उद्योग भी स्थापित किए और अस्त्र शस्त्र भी बनाए गए, जिससे सेना और अधिक मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्य और अनार्य संस्कृति का सम्मिश्रण था। यहाँ ब्राह्मण लोग शूद्रों का संपर्क स्वीकार कर लेते थे। राजा भी अपने राजमहलों में शूद्र कन्याओं को स्थान देते थे। यहाँ के लोगों ने ब्राह्मण धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों का खंडन किया, जिससे समाज में नई चेतना उत्पन्न हुई। और जो नई चेतना उत्पन्न करने वाले विशेष रूप से महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का स्वागत किया गया। तो इस प्रकार यहाँ आर्य और अनार्य दोनों ही संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ और ऐसे व्यवहारिक प्रशासन पद्धति का अनुसरण यहाँ पर किया गया। और सबसे आखिरी जो है वो है मगध के योग्य एवं कुशल प्रशासक। क्योंकि चाहे ये सब कितना भी हो, लेकिन जब तक कुशल नेतृत्व नहीं हो तब तक अपने राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। तो इस आवश्यकता किसकी थी? केवल एक योग्य नेतृत्व की। तो मगध के राजा योग्य एवं कुशल प्रशासक थे। वे ऐसी व्यवहारिक प्रशासन पद्धति का अनुसरण करते थे जिसमें राजा, मंत्री, गांवों के मुखियाओं का समान रूप से हिस्सा था। और उसके अलावा जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने भी तत्कालीन शासकों की न्याय बुद्धि, आतिथ्य भावना, दानशीलता, जनित की भावना आदि का उल्लेख किया है। तो भाग्य से मगध के जो शासक थे उनमें विशेष रूप से बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य आदि ऐसे शासक थे जो लगातार बृहत्तर भारत की महत्वाकांक्षा को कार्यान्वित करने का प्रयास करते रहे और संपूर्ण भारत को उन्होंने एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास किया। और इससे क्या हुआ कि वो अपने उद्देश्य में सफल रहे और अंततः मगध उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया और छोटा सा मगध आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया। तो ये सब ऐसे कारण थे जिनके कारण मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 चरणों में उसको बांट सकते हैं। उसको 3 भागों में बांटा जाता है। मौर्य काल से पहले का जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला आता है प्रथम चरण, जिसके अंतर्गत आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश जो कि 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का है। द्वितीय चरण है शिशुनाग वंश इसके अंतर्गत, और इसमें 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और तीसरा चरण है नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। यानी कि मौर्य काल से पहले मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इन 3 राजवंशों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। और बाद में नंदवंश को समाप्त करके मगध के अंतर्गत नए राजवंश का उदय हुआ जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो अब सब जो प्रारंभिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था उनमें इन 3 राजवंशों के बारे में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। इन तीनों का क्या क्या योगदान रहा और किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, उसका अभ्युदय हुआ या उसका विस्तार हुआ। तो आगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी हर्यक वंश के बारे में अगली वीडियो में। धन्यवाद।